एम्पियर्स लॉ। तो मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के दो टेक्निक थे, एक था बायो-सावर्ट्स लॉ, दूसरा था एम्पियर्स लॉ। अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं नया टॉपिक, दैट इज एम्पियर्स लॉ। तो सबसे पहली बात आप क्या देखेंगे, जो एम्पियर्स लॉ होता है, अ, जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो। मान लो कोई करंट कैरिंग वायर, यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पे मान लो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को निकाला एट पॉइंट P1। मान लो फील्ड है B1, हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जिसको हम एम्पीरियन लूप बोलेंगे। हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर दिया सरकमफेरेंस के साथ C1। फिर हम आगे जाते हैं, हमें पॉइंट मिलता है P2, हम यहाँ पे निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ के सरकमफेरेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा B2 इंटू C2। हम और आगे जाते हैं, हमें पॉइंट मिलता है P3, ठीक है। हम यहाँ पे जाते हैं, हम यहाँ के सरकमफेरेंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं C3 के साथ, मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, इस पॉइंट पे P3 आता है, सरकमफेरेंस C3 आता है। तो हम क्या देखेंगे कि जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, बताओ समझ, जैसे जैसे हम दूर जाते हैं हम क्या देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है कम होता चला जाता है और सरकमफेरेंस जो होता है वो बढ़ता चला जाता है। और देखो हमें फिजिक्स में क्या, हमेशा हमें ऐसी चीजों में चाहिए होती है जिसपे जो कांस्टेंट है। हम ऐसी चीज में इंटरेस्ट रखते हैं जो चीज कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। क्या तो केमिस्ट्री में पढ़ करके रखा था कि किसी गैस का अगर हम लोग माना टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर हम प्रेशर को घटाते थे वॉल्यूम बढ़ता था। लेकिन कोई ऐसी चीज थी जो कांस्टेंट रहती थी और वो था प्रेशर इनटू वॉल्यूम। हम इसकी पढ़ाई करते थे ना। यहाँ पर भी सेम चीज है, जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, घटेगा, लेकिन जो सरकमफेरेंस है वो बढ़ेगा। इन सच ए वे कि जो मैग्नेटिक फील्ड इनटू सरकमफेरेंस होगा वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। दिस इज हाउ द वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट। तो यू कैन राइट ऑन हियर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो ये हम फील्ड इनटू सरकमफेरेंस इसलिए देखते हैं बिकॉज जैसे जैसे आप दूर जाते हैं फील्ड घटता है, सरकमफेरेंस बढ़ता है, लेकिन जो फील्ड इनटू सरकमफेरेंस होता है, जो वैल्यू होती है वो कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसी बात को एम्पियर ने ऑब्जर्व की थी और उसने इसको थोड़ा सा थोड़ा एडवांस में कैसा लिखा, उसने ऐसा लिखा, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड threading through the loop is equal to mu naught times the current not times the current सर 2 के बाद क्या लिखा है, इक्वल टू? according to Ampere's law, sorry, Ampere's law, line integral of magnetic field threading through the loop is equal to mu naught times the current
करंट थ्रेडिंग थ्रू, ठीक है। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रेडिंग थ्रू लूप इज इक्वल टू टाइम्स द करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप, ठीक है। यहाँ पे ना थ्रू क्लोज लूप, थ्रू क्लोज लूप, according to line integral of magnetic field threading through closed loop is equal to u naught times the current threading through the loop, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ देखो, जो मैंने बताया था ना अभी पीछे में कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू सर्कम्फरेंस कांस्टेंट होता है, वही चीज को ना थोड़ा मैथमेटिकली ऐसा लिखा गया, मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ डीएल, मतलब इसको ऐड कर दिया था। और हम अगर लूप को देखिए, अगर हमने अगर छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड को अगर लेंथ से मल्टीप्लाई करके अगर ऐड किया तो हमें क्या मिल जाएगा, बी इंटू टू पाई बी इंटू सर्कम्फरेंस मिल जाएगा, और वो कांस्टेंट था। दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग। अब जो कांस्टेंट देखा गया है वो कांस्टेंट कैसे होता है, जैसे मान लो ये लूप है और यहाँ से मान लो थ्रेडिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमने एक सुई धागा लिया, ठीक है, और हमने उसको करंट कैसे पास करवा, ये क्या करंट थ्रू लूप हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू, अब इसके ये बी डीएल कितना हो जाएगा, हमने अगर इसके लिए अगर बी और डीएल को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिया अगर हमने इसके लिए, तो कितना हो जाएगा, यू नॉट टाइम द करंट टू द लूप। ये जो फॉर्मूला है ना, ये काफी कुछ मिलता जुलता हमारा गॉस थ्योरम के साथ। गॉस थ्योरम में क्या था याद करो, ई डॉट डी एस क्यू इन बाय एप्सिलॉन, उसमें था फ्लक्स फील्ड इनटू एरिया, सबको ऐड कर दो, उधर चार्ज एनक्लोज, यहाँ पे क्या होता है करंट एनक्लोज, वहां पे म्यू नॉट से मल्टीप्लाई था, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर, इसको नोट कर दो। सर और नहीं जो समझ आया इसको जो क्या बोले सर, जो आपने लास्ट में दिया एक्सप्रेशन एक्सप्लेन किया वो समझ नहीं आया। मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ, डॉट मतलब क्या हो गया, कॉस हो गया। सर ध्यान पर से देखो डीएल ना, क्या है इधर, डीएल क्या क्या चीज, है, ये डीएल क्या है डीएल लेंथ हो गया, छोटा छोटा सर, लेंथ, कौन सा लेंथ? ये जो लेंथ होगा, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ वो हो गया। अब सीधी सी बात है, इसको जो हमने पढ़ा ना पहले उसी का थोड़ा एडवांस वर्जन हो गया ये। तो सुन, अगर मान लो कि ऐसा करके अगर लूप होता है यहाँ पे, तो जो मैंने लिखा बी इंटू डी एल, मान लो बी ऐसे है डीएल ऐसे, तो बी इंटू डी एल इंटू कॉस जीरो कर दो, तो डीएल और बी का डायरेक्शन अगर सेम होगा तो बी इंटू इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो बी मान लो कांस्टेंट है, तो डीएल क्या हो गया, बी इंटू टू पाई आर नहीं हो गया, देखो तो जो हमने पीछे पढ़ा था अभी, ऐसा। एक दो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा अभी तो समझ में आ जाएगा, उसको नोट कर लो पहले। याद रखना, जैसे एम्पियर, जैसे गॉस थ्योरम था ना हमारे इलेक्ट्रोसिटी चैप्टर में, ठीक वैसे एम्पियर्स लॉ होता है हमारे मैग्नेटिज्म का, बिल्कुल हूबहू। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, कि वो जो होता है क्लोज सरफेस के लिए था, ये क्लोज लूप के लिए होता है। उससे निकलता था इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे निकलता है मैग्नेटिक फील्ड, वो भी सिमेट्रिकल चार्ज क्या सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ज्यादा
काम करता था, ये भी सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन के ज्यादा काम करता है। ठीक है, और यहाँ पे डॉट मतलब क्या हो गया, मतलब डॉट मतलब यहाँ पे अगर ये डॉट हटेगा तो यहाँ पे कॉस आ जाएगा। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड। ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमको यूजिंग एम्पियर्स। एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का। हमने एक बड़ी सी वायर है ये, तो जब मैं लॉन्ग का मतलब बोल रहा हूँ ना, तो प्रैक्टिकल सिचुएशन में लॉन्ग का मतलब ये होता है कि जो लेंथ होती है वो डिस्टेंस के सामने काफी बड़ी होती है। मतलब जैसे पॉइंट पी हमने लिया यहाँ पे, इसके सामने ये जो लेंथ है काफी बड़ी है। यहाँ पी पे हमको, यहाँ पे मान लो ये करंट कैरिंग वायर है, और यहाँ पे हमको पी पे निकालना मैग्नेटिक फील्ड। हम क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो ड्रॉ करेंगे हम लोग एक एम्पीरियन लूप। ठीक है, ठीक है, जो कि पास करेगा इस, तो स्टेप्स पे लिख देता हूँ। याद करो, गॉस थ्योरम में जब हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग, वहाँ पे हमारा स्टेप कुछ ऐसा था। स्टेप 1 का ए, ड्रॉ गॉसियन सरफेस। यहाँ पे होता है ड्रॉ एम्पीरियन। गॉसियन सरफेस कैसा था, एक ऐसा सरफेस था जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन सेम होती थी। एम्पीरियन लूप वो लूप होता है जिसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन सेम होती है। स्टेप नंबर 2, स्पेसिफाई। हम उस पर क्या करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेसिफाई करते थे हर पॉइंट पर और डायरेक्शन बताते थे। स्पेसिफाई मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू एंड डायरेक्शन एट, ठीक है, हम वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डायरेक्शन बताते थे, यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन बताते थे। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट। सर बोलो। 8 के बाद क्या लिखा है? एट इट, कैलकुलेट बी डॉट डी एल। वहां पर कैलकुलेट करते थे हम लोग ई डॉट डी एस। थर्ड, कैलकुलेट करंट एनक्लोज। वहां पर निकालते थे हम लोग चार्ज एनक्लोज। वहां पर यूज करते थे गॉस थ्योरम, यहाँ पे यूज करेंगे एम्पियर, यूज एम्पियर। तो वो क्या होता है, ये स्टेप्स नोट कर लो। इसी स्टेप को हम लोग
4 जगह पे यूज करेंगे। सारे स्टेप को नोट कर दो पहले। ओके, लिखो अब। देखो अब आगे पहला स्टेप का ए, ड्रॉ एम्पीरियन लूप। यहाँ पे मैंने एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे हियर एम्पीरियन लूप इज अ, हमको पी पर निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड है, करंट हमें दिया गया आई और दूरी हमको दी गई है वायर से आर। मैं लिखता हूँ हियर एम्पीरियन लूप is a circle passing through point P, ठीक है। फुल स्टॉप। सर्कल हैज रेडियस, हमें कहाँ पे निकालना, दूरी आर पे निकालना। तो उस सर्कल का रेडियस भी क्या होना चाहिए, आर ही होना चाहिए अगर पी से पास हो रहा है तो। बी, स्टेप नंबर बी, स्पेसिफाई बी वेक्टर वैल्यू एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो वैल्यू तो हमें पता नहीं है, स्पेसिफाई बी वेक्टर डायरेक्शन खाली कर दो, बिकॉज वैल्यू तो हमको पता ही नहीं है, वैल्यू तो हमको निकालनी पड़ती है ना। बी वेक्टर डायरेक्शन, तो यहाँ पे लिखेंगे बी वेक्टर मेक्स 0 डिग्री विथ डीएल वेक्टर। तो याद करो मैंने बताया था कि करंट कैरिंग वायर अगर होती है तो जिधर करंट फ्लो करता है उधर थंब दिखाओ और फिंगर्स को कर्ल करो। तो यहाँ पे जब थंब को दिखाएंगे ऊपर में, पाम को स्ट्रेच करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, करके देख लो। यहाँ पे देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, यहाँ पर ऐसा होगा, यहाँ पर ऐसा होगा, ठीक है। हर जगह देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो लूप के टेंजेंट पर होगा, है ना। बी वेक्टर में 0 डिग्री विद डीएल वेक्टर, since B vector is tangent, B vector is tangent on loop. Point number 2, calculate BDL. तो BDL क्या हो जाएगा हमारा, B DL cos 0, कि हर जगह पैरेलल होगा वो, B को बाहर निकाल दो, cos 0 1 हो जाएगा, सर्कुलर इंटीग्रेशन ऑफ DL क्या हो जाएगा, 2 पाई r हो जाएगा। ये सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप की अगर बात की जाए, कैलकुलेट करंट एनक्लोज। तो करंट एनक्लोज हो जाएगा यहाँ पे आई, करंट कितनी पास हो रही है, आई। याद रखना है जैसे हमने गॉस थ्योरम में चार्ज एनक्लोज्ड देखा था, इन द सेम वे यहाँ पे करंट एनक्लोज्ड देखना होगा। अगर कोई करंट लूप के बाहर है तो उसको काउंट नहीं करना है। जैसे कोई चार्ज हमारे गॉस
गॉसियन सरफेस के बाहर था उसको काउंट नहीं करते थे। फोर्थ स्टेप, यूज एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ क्या है देखो, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट, अभी देखो तो बी डी एल कितना, बी टू 2 पाई आ रहा है, बी हो जाएगा म्यू नॉट आई और 2 पाई आर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। समझ आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना सबको ही। यस। ठीक है, इसको नोट कर दो सबको, कोई डाउट हो तो पूछो। जो हमने लॉन्ग वायर से निकाला था ना, याद करो बायो सवास लॉ से, उसमें ही हमने 90-90 पुट किया था तो हमको यही रिजल्ट मिला था। तो अगर फाइनाइट वायर का अगर आता है ना तो वो मेथड से जाओ, लेकिन अगर लॉन्ग वायर का आता है तो इस मेथड से जाओ, ये शॉर्टकट पड़ता है। इसको सबको नोट कर दो। सर बोलो। सर इसमें जो एम्प्लीट्यूड लूप बना है, मतलब जो चार्ज एंक्लोज देखेंगे हम, वो समझो मतलब एक प्लेट है, जैसे प्लेट के बीच में एक पॉइंट है, उससे कितना पास हो रहा है वैसे टाइप का दिखेंगे ना करंट एंक्लोज। हाँ मतलब प्लेट से पास कर, प्लेट नहीं ले सकते, वो तो डिस्क हो सर नहीं, जाएगा। प्लेट नहीं बोल रहा है, मतलब सिर्फ इमेजिनेशन के लिए बोल रहा था वो तो हाँ सर। जैसे एक रिंग है, रिंग ले लो। सेंटर है, सेंटर ओ है सर, समझो यहाँ पर बीच हाँ का एम्पीयर लूप का, तो उससे कितना पास कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में, वही देखेंगे ना करंट। हाँ बस वही देखना, उससे भी हो सकता है प्लस इससे भी हो सकता है, वो सेंटर से भी हो सकता है, लूप के अंदर कहीं पर भी हो सकता है। जैसे कैसे था याद करो, अगर मान लो ऐसे था कोई बॉडी, चार्ज Q1 यहाँ था, चार्ज Q2 यहाँ पे था, तो जो टोटल फ्लक्स था वो हम क्या लिखते थे, Q(I(N)/ε0 लिखते थे, याद है कि नहीं याद है? हाँ सर। ठीक है, लेकिन हाँ ये गॉस थ्योरम में एप्लीकेबल था, लेकिन इससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते थे, बिकॉज ये सिमेट्री नहीं था। यहाँ पर अगर सिमेट्री होता तो हम उसको एग्जैक्टली निकाल सकते हैं। कब निकालते थे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, जब मान लो ऐसा रखा हुआ है, ऐसे स्फीयर है, ठीक है, यहाँ पे है, अब सिमेट्री बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते थे। ठीक है, तो याद रखना है कि गॉस थ्योरम और एम्पियर लॉ हर सिचुएशन में वैलिड है, चाहे सिमेट्री हो चाहे सिमेट्री नहीं हो। लेकिन उसका जो फायदा होता है डेरिवेशन करने के लिए, वो कब यूज कर सकते हैं उसके फायदे, उसको हम लोग डेरिवेशन करने के लिए जब वहां पर सिमेट्री हो। नहीं तो फिर बी अलग अलग पॉइंट पे अगर अलग अलग होगा, अगर सब डिफरेंट पॉइंट पे, तो हम कांस्टेंट को बाहर कैसे निकालेंगे? आ रही है बात समझ में? हाँ सर। ठीक है ना, तो समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दैट एम्पियर्स लॉ एंड दिस गॉस लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल, बट इट इज यूज्ड टू डिराइव एक्सप्रेशन व्हेन देयर इज सिमेट्री। आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तो ये 4 रूल हमेशा याद रखना है। तुमको लगेगा सर बार बार एक ही टॉपिक रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, अगर तुमको रूल याद रहेंगे, इस पे ही 3-4 डेरिवेशन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग
सोलेनॉइड, ठीक है। मान लो ऐसे करके एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब उसकी लेंथ काफी बड़ी है लेकिन उसका जो डायमीटर है वो काफी छोटा है, ठीक है। तो वो मैंने एक बार के लिए ऐसा दिखाया, हमने ऐसे करके वायर वूंड कर दिया, ठीक है। और यहाँ से हमने करंट पास करवाई और हमें निकालना मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर। लॉन्ग सोलेनॉइड मतलब लेंथ इज मच लार्जर कंपेयर टू द रेडियस। अब इस पे समझना ध्यान से, करंट ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, अल्टीमेटली बाहर निकल जाएगी यहाँ से। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना सोलेनॉइड के अंदर। अब देखो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले तो मुझे एक बात बतानी होगी कि जो सोलेनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नेग्लिजिबल होता है। पहले ये पॉइंट मुझे साबित करना होगा, उसके बाद फिर हम अंदर की बात करें, ठीक है, क्योंकि वो पॉइंट काम आएगा। तो पहले लिखते हैं इसको, अगर मैं ध्यान से देखूँ ना तो यहाँ पे ये फिगर को मैं ऐसा भी ड्रॉ कर सकता हूँ, करंट बाहर निकल रही है, देखो तो करंट बाहर निकल रही है पेपर के बाहर, देखो तो ये ऐसे निकलेगी ना, और ये ऐसे अंदर जाएगी पेपर के अंदर, बाहर पेपर के अंदर, बाहर पेपर के अंदर। ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया ना यहाँ पे, ये इसका इक्विवेलेंट डायग्राम, समझ में आ रही बात? देखो कैसे निकल रहा है। और ये जो है ना टाइटली बोल्ड होता है, ये कैसा होता है, टाइटली बोल्ड होता है, तो मतलब पास पास इसके कॉइल्स होते हैं। अब सबसे पहले ध्यान से देखो, अगर हमने अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर बाहर में देखा ना तो सीधी सी बात है, राइट हैंड रूल अगर यूज करते हम लोग तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से ऊपर जाएगा और इसकी वजह से नीचे जाएगा। ध्यान से देखो तो राइट हैंड रूल से, राइट हैंड रूल से अगर देखो, हमको हमको क्या करो, स्क्रीन के बाहर निकालो और पाम को देखो, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जाएगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। आ रही बात समझ में सबको? यस सर। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? देखो ये ऐसे लूप है, ये ऐसे है, यहाँ पर अगर पॉइंट बी सेलेक्ट किया जाएगा तो यहाँ से जरा हाथ से करके देखो, ए की वजह से फील्ड ऐसे जाएगा, बी की वजह से फील्ड ऐसे जाएगा, कट जाएगा। तो अगर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सबसे पहली चीज, आउटसाइड द सोलेनॉइड magnetic field due to the loop tend to cancel out. Therefore, field is negligible outside solenoid. ठीक है, हमें कहाँ पे निकालना है, हमें इनसाइड में निकालना है।
साइड मान लो पॉइंट पी है यहाँ पे, और इस साइड में निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ड्रॉ करना पड़ेगा एम्पीरियन लूप। ये एम्पीरियन लूप है हमारा। देखो जैसे एम्पीरियन लूप फिगर के हिसाब से बनती है। जैसे गॉस थ्योरम में क्या था कि जो हमारा गॉसियन सरफेस था या तो वो सिलिंड्रिकल था, नहीं तो वो स्फेरिकल था। एम्पीरियन लूप में या तो वो सर्कुलर होता है, नहीं तो वो रेक्टेंगुलर होता है। ये दो केसेस आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे हमने एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर दिया, ए बी सी डी। उसके बाद अभी जरा ध्यान से देखो, एक बात समझो और, कि ये हमने एम्पीरियल लूप। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, इसके अंदर एम्पीरियल, एक मिनट, मुझे ना एम्पीरियल लूप ड्रॉ करने से पहले दो बातें बतानी थी। एक तो ये वाली बात मैंने बता दी, एक बात और बतानी है कि आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, और इनसाइड द सोलेनॉइड अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर करंट कैरिंग लूप में अलोंग द एक्सिस होती है। तो आज जो सुबह जो टॉपिक पढ़ाया था मैंने, ये बार ना ये लूप वाला केस भूल जाएगा, पहले ये वाला समझ। आज जो सुबह मैंने पढ़ाया था, मैंने बोला था कि करंट अगर ऐसे फ्लो करती है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाता है, ठीक है। अगर दूसरा लूप ऐसा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा। सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो अलोंग द एक्सिस होती है, ठीक है। हर एक लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, अलोंग द एक्सिस होगी। और इन सब की मैग्नेटिक फील्ड ऐड होते 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 तो ये पूरी की पूरी कैसी हो जाएगी, तो पास पास लूप होंगे, सबकी ऐड होते होते ऐसे ऐसे हो जाते हैं अलोंग द एक्सिस, ठीक है। याद रखना इसी। एक्चुअली होता क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड को भी करंट कैरिंग लूप की वजह से ना ऐसे ऐसे जाती है, सेंटर पे ऐसे जाती है, ठीक है। लेकिन जैसे दूसरी लूप आ गई, इसकी सेंटर पे इधर थी, नियर द सेंटर। दूसरी लूप की नियर द सेंटर इधर, तीसरी लूप की नियर द सेंटर इधर, चौथी लूप की नियर द सेंटर। तो सब नियर द सेंटर सबकी ऐड होते होते कैसे जाती है, अलोंग द एक्सिस हो जाती है। ये दूसरा पॉइंट हमको याद रखना होगा। ये भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये पॉइंट लिखना, एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप B vector is along axis. B vector due to each loop adds up, ठीक है। हर एक लूप के मैग्नेटिक फील्ड को एड अप होते चले जाएंगे। Thus B vector inside the solenoid is along the axis of, कैसा होता है, along the axis होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, तो कुछ इस तरह की होती है। कैसी मेन पता है सोलेनॉइड टॉपिक में यही दो पॉइंट है, ठीक है। बाकी तो फिर 2 मिनट का काम है, खाली फॉर्मूला बैठाना है, वैल्यू डिराइव करनी है। ये मेन दो पॉइंट लिख लो, उसके बाद कुछ खास नहीं है, फटाफट हो जाएगा। एक तो अंदर में डायरेक्शन क्या होता है वो बताना जरूरी होता है, और दूसरा पॉइंट होता है कि बाहर में फील्ड नेग्लिजिबल होता है। फटाफट इसको नोट करो।
सर सर बाहर मतलब दो लूप के बीच में भी जीरो ही होगा। हाँ, दो लूप के बीच में भी जीरो होता है। एक्चुअली दो लूप के बीच में जगह ही नहीं होती, ठीक है। मैं जो बात कर रहा हूँ ना, मैं बात कर रहा हूँ बाहर में, मतलब यहाँ पर। एक्चुअली ऐसा नहीं बोल सकते कि वहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है, लेकिन बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट कैंसिल कर जाती है, पूरी तरह कैंसिल नहीं होती है, ठीक है, टेन टू कैंसिल, ठीक है। देखो इज नेग्लिजिबल आउट, ये होता है नंबर 10 to 0, और जीरो जीरो होता नहीं है ना, हाँ सर। वैसा ही। और ये जो मैंने दिखाया ना, ये वाला गैप जो दिखाया ना, समझो ना, हम जो सोलेनॉइड यूज करते हैं वो कैसा होता है, वो ऐसा होता है, एकदम वायर को चिपका चिपका करके हम लोग उसको ऐसे करते हैं, एकदम चिपकी चिपकी वायर होती है, गैप उनके बीच में होता ही नहीं है, उसको कहते हैं टाइटली वुल्ड सोलेनॉइड। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोलेनॉइड में। जिसको ये 2 पॉइंट समझ में आ गए, अब उसके लिए सोलेनॉइड कुछ नहीं है। हालांकि सोलेनॉइड इतना आसान नहीं होता समझना, लेकिन अगर इसको सिस्टमैटिकली ये 2 पॉइंट को ध्यान में रखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका डेरिवेशन। छोटा सा है। पहला स्टेप, एम्पीरियन लूप, हियर एम्पीरियन लूप is a rectangle ABCD ठीक है, उसका साइड यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ मैं इसका, ऐसा पी पे निकालना फील्ड है ना, याद करो पी से वो पास होना चाहिए। कैसे था गॉस थ्योरम को पी से पास करवाना पड़ता था। ठीक है, ABCD here side BC passes through point B। स्टेप नंबर बी, अब डायरेक्शन बताना है। B वेक्टर मेक्स जीरो डिग्री विथ इसके साथ BC के साथ, देखो क्योंकि ये एग्जाम में जब लिखोगे ना, तो पहले 2 पॉइंट लिख करके आना, ठीक है, क्योंकि बी वेक्टर कैसा है, अलोंग द एक्सिस है, देखो, और BC भी तो अलोंग द एक्सिस ही हुआ, साइड BC passes through P and is along the axis। हमने ड्रॉ हमने गॉसियन जो हमको एम्पीरियन लूप चूज करना है, अपनी मर्जी से चूज करना है कि सिमेट्री बैठे। हम ऐसे अनाप शनाप कोई भी लूप ड्रॉ नहीं कर सकते। कोई भी लूप ड्रॉ कर देंगे तो ऐसा नहीं कि वहां पे एम्पीरियन लूप एप्लीकेबल नहीं होगा, एप्लीकेबल तो होगा, लेकिन हमको उसका फायदा नहीं मिल पाएगा। बी वेक्टर में 0 डिग्री विथ फुल स्टॉप एंड 90 डिग्री विथ AB and CD। full stop, B vector outside solenoid
इज नेग्लिजिबल। स्टेप नंबर 2, सर एक बार पीछे करो ना। हो गया सर। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप है डी डॉट डी एल। अभी देखो ये सर्कल तो है नहीं, ये तो क्या कहते हैं लूप है। गॉस थ्योरम को थोड़ा याद करो। जब गॉस थ्योरम में हमारे पास सिलेंडर था तो हम उसको 3 पार्ट में ब्रेक करते थे। यहाँ पे लूप है तो इसको हम लोग 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे। क्या क्या पार्ट होगा? ए बी, बी सी, सी डी, डी। डी डॉट डी एल हो जाएगा। देखो ए बी वाला पार्ट में ध्यान से देखो, ए बी वाले पार्ट में एंगल कितना 90 डिग्री है, तो बी डी एल कॉस 90, तो 0 हो जाएगा। प्लस बी सी वाले पार्ट में 0 डिग्री एंगल होगा। देख सकते हो, यहाँ से देखो फील्ड इधर है, ए बी देखो राइट एंगल पे ना है, और बीसी का देखो जिधर बीसी है उधर ही फील्ड है, तो एंगल 0 डिग्री हो गया। प्लस बी डी एल, सी डी वाला पार्ट अगर देखो ध्यान से 90 डिग्री एंगल है, और डी ए वाला पार्ट देखो अगर तो बी डी एल कॉस 0। डी ए वाला पार्ट कौन सा हो गया देखो, बाहर तो फील्ड है ही नहीं, बीसी में 0 है, यहाँ पे तो फील्ड ही नहीं है, मैंने बोला था नेग्लिजिबल है वहां। ये वाला पार्ट 0, ये वाला पार्ट 0, 90 कॉस 0, और ये वाला पार्ट भी 0। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू बी डी एल को मैं क्या लिख सकता हूँ, एल लिख सकता हूँ, जहाँ पे एल क्या हो गया उसका लेंथ हो गया, बी सी इक्वल टू एल लेंथ ऑफ द। ठीक है, ये हमारा हो गया। इतना फटाफट नोट कर लो, उसके बाद 2 स्टेप और छोटे छोटे स्टेप है, खत्म ये टॉपिक। याद रखना पीछे वाला पॉइंट जो हमने लिखा नंबर 1, वो यहाँ पे 0 दिखाने के लिए लिखा था, और फिर मैंने लिखा कि अलोंग द एक्सिस है, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिखा 0 डिग्री। ये 90 एंगल कहाँ से लिखा, ये लिख करके कि वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अलोंग द एक्सिस है, उसी से हमने कंक्लूड किया कि थीटा कितना। सबको नोट कर दो। हो गया ना?
चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप क्या होगा? BL हो गया। करंट एनक्लोज इक्वल्स टू हो जाएगा NL आई। यहाँ पे ना एक चीज और लिखनी होगी हमको। करंट आई फ्लो कर रही थी और यहाँ लिखते ना एक चीज, टर्न डेंसिटी इक्वल्स टू N। मतलब जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे यूनिट लेंथ में वो कितने होंगे? N होंगे। मतलब 1 मीटर पे 10 टर्न, ऐसा। उसको हम लोग स्मॉल एन से दिखाते हैं। याद रखना दो अल्फाबेट्स होते हैं, स्मॉल एन और कैपिटल एन। कैपिटल एन होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स और स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ। ठीक है। करंट इंक्लूड हो जाएगा NL मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू आई। ठीक है। यहाँ पे N क्या है? N इज नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ। इसी को शॉर्ट पे हम लोग क्या बोलते हैं? टर्न डेंसिटी बोलते हैं यूनिट। अभी मैं क्या लिख सकता हूँ? म्यू नॉट आई NL आई। अच्छा ये भी एक चीज समझना है यहाँ पे कि करंट, यहाँ पर समझना, जब हम एम्पीरियल लूप की बात करें ना, जब हमने यहाँ पे एम्पीरियल लूप ड्रॉ किया है तो करंट क्या हो जाएगा? NL आई। यहाँ पे हम नीचे वाले लूप को नहीं देखते को, एक में करंट बाहर है एक में करंट अंदर है। जो नीचे वाला जो पार्ट है ना वो हमारे लूप के बाहर है। इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, खाली ऊपर वाले। समझ आ रही बात? ये यस। हमने ऐसा ड्रॉ किया, ये वाला बाहर है, देखो ये नीचे वाला बाहर है। ठीक है, तो इसलिए उसका कोई योगदान नहीं है, खाली इसका कंट्रीब्यूशन। दिस इम्प्लाइज दैट, अभी ये हमने निकाला है, पीछे देखो BDL कितना निकाला, B/12 निकाला ना हमने भी, इक्वल्स टू LL कट जाएगा ना, तो B क्या हो जाएगा हमारा? म्यू नॉट NI। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, हमेशा याद रखना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स काफी बार आते हैं, फ्लक्स चैप्टर को जोड़ करके आते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? अलोंग द एक्सिस होता है। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? हमने ऐसा इसको कंक्लूड ऐसा लिख सकते हैं कंक्लूजन में, B वेक्टर इज यूनिफॉर्म इन लॉन्ग सोलेनॉइड एंड इज अलोंग द एक्सिस। मतलब अगर ऐसा सोलेनॉइड है तो B वेक्टर कैसा होगा? ऐसा होगा। और हर पॉइंट पर, कोई भी पॉइंट उठा लो अंदर में, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है, इसके अंदर में फील्ड हर पॉइंट पे, यहाँ पे 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 कितना होगा? म्यू नॉट NI। हाँ, प्लेन शीट ऑफ चार्ज जैसा बोल सकते हैं। जैसे उसमें था ना सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वैसे यहाँ पर भी कांस्टेंट होता है। इसलिए हम लोगों को कभी भी अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है तो हम क्या करेंगे? हम एक वायर लेंगे, ठीक है, और वायर को हमने ऐसे 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 लेकर के लंबा सा हमने स्प्रिंग जैसा करके बना देंगे। डायमीटर बहुत छोटा होगा और लेंथ काफी बड़ी होगी। उस पे करंट पास करवा दो, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा मिलेगा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। ऐसा। ठीक है ना? समझ आ गया सबको? ये
सोलेनॉइड वाला थोड़ा टिपिकल होता है, ठीक है। तो वो 2 पॉइंट अगर ध्यान में रखोगे ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और 3 मार्क का 4 मार्क का ओपन क्वेश्चन होते हैं। देखो मैग्नेटिज्म चैप्टर बिल्कुल आसान चैप्टर नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे ना उसपे मैग्नेटिज्म इज अ टफ चैप्टर, मतलब सही में लेवल वाला चैप्टर होता है मैग्नेटिज्म। इनफैक्ट मैग्नेटिज्म और एक एसी करेंट, यही 2 चैप्टर है जो पूरे 12th के फिजिक्स के जो टफ चैप्टर्स में आते हैं। बाकी हम अगर रे ऑप्टिक्स देखें, वेव ऑप्टिक्स देखें, मॉडर्न फिजिक्स देखें, सब आसान है। चैप्टर 1 2 3 देखें तो उस पर कोई बहुत थोड़ा है लेवल। अगर मैं देखूँ ना तो फिजिक्स की जो सेकेंड बुक है वो बहुत आसान है, लेकिन जो फिजिक्स की जो फर्स्ट बुक है 12th की वो रिलेटिवली टफ है। उस टफ पे भी सबसे टफ मैग्नेटिज्म और एसी का। जो पढ़ाता हो इसको घर बैठ करके साथ ही साथ रिवाइज कर लेना। अगर टाइम नहीं टाइम टू टाइम करोगे तो भूल जाओगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टोरॉइड। अभी टोरॉइड स्टार्ट करूंगा, डायग्राम बनाऊंगा, फिर कल फिर वही डायग्राम बनाऊंगा। वो लंबा है, ठीक है, उस पर 15 मिनट लग जाएगा। तो आज 2 टॉपिक हो गए हमारे। एम्पियर्स लॉ मुझे लगता है कल ये खत्म कर दूंगा मैं टोरॉइड भी, और फिर हम लोग कोर्स पे आ जाएंगे। और मुझे लगता है कि 2-3 दिन पढ़ा दूं मैं अच्छे से ना कर, मतलब 2-2 एक क्लास लेकर के, तो मैग्नेटिज्म चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए काफी इतना। और टेस्ट मैंने थैंक यू। मैंने टेस्ट वेडनेसडे को बोला था ना, थर्सडे को बोला था मैंने, थर्सडे को बोला था, तो परसों टेस्ट लूंगा मैं, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। बाय सर। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।